हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग भाग 9 करेंगे। ये अध्याय काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस भाग में हम लोग प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद और नियंत्रण एवं महालेखा जो परीक्षक है, जिसको हम लोग कंट्रोल ऑडिटर जनरल बोलते हैं, कैग बोलते हैं, उनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। कल एक हिंदी टॉपर्स के द्वारा एक वीडियो डाली गई जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि वोटिंग पैटर्न और जो आपकी लिटरेसी रेट है उसके बीच में क्या कोई सीधा रिलेशन है या नहीं है। ठीक है। वो वीडियो आपने काफी पसंद भी किया है। आपसे बस यही है कि आप उसको और बढ़ाइए ताकि और लोगों तक के पास भी ये चीजें पहुंच सके, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें आपके कई चीजें एक ही वीडियो में 5-7 मिनट की वीडियो, उसमें आपकी सारी टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। अच्छा जी, कल तो हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति में निहित होती है, वो आज प्रधानमंत्री में, तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। कार्यपालिका जो भी कार्य होता है सरकार का किसके नाम से होता है? सर, राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो प्रधानमंत्री में शक्ति निहित नहीं है। सेकंड, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है? नहीं, ये आपका जो कैबिनेट सचिव होता है ना, कैबिनेट सचिव जो सब आईएएस का, जितने भी इंडिया में आईएएस है, उन सबका जो हेड होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। तो वो कैबिनेट सचिव आपका प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का वो अध्यक्ष होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दोनों स्टेटमेंट आपकी रोंग हो जाएंगी। ये तो पहले क्वेश्चन में ही आपकी दोनों स्टेटमेंट रोंग होगी। आगे देखते हैं। ठीक है। सेकंड, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होगी, है ना, उसके जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे राज्यसभा से आपके चुने हुए होने चाहिए, लोकसभा से चुने हुए होने चाहिए, सॉरी। तो ये आंसर क्या आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि लोकसभा से चुने होने चाहिए, राज्यसभा से भी चुने हो जा सकते हैं। जैसे हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो आपके कहां से चुने गए थे? राज्यसभा से थे। ठीक है। लोकसभा चुनाव तो वो हार गए थे, राज्यसभा से उनको नॉमिनेट किया गया था, भेजा गया था। तो लोकसभा से होना कोई कंपलसरी नहीं है। सेकंड, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो केंद्रीय कैबिनेट जो सचिवालय है वो संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? नहीं, ये भी आपका रोंग हो जाएगा। ये भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय होता है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, और कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आप इसको स्टार बना सकते हैं, बादल बना सकते हैं, तारे बना सकते हैं, जो इसमें बनाना बनाओ। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछती आई है, फिर पूछेगी और आगे भी पूछती रहेगी। ठीक है। तो इसको इग्नोर मत करो। तो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे किसके अंडर में होता है? प्रधानमंत्री के। इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। अगर कोई लड़का या लड़की 21 साल की एज में वो डीएम बन जाते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, उनकी जो चांसेस है वो 99% हो जाते हैं कि वो रिटायर होते होते कैबिनेट सचिव तक पहुंचे, अगर उनके कैरियर में कुछ भी दिक्कत नहीं आई है तो कैबिनेट सचिव आपकी टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट की पोस्ट होती है। इससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता। आप कह सकते हैं कि पीएम के बाद जो सेकंड पावरफुल व्यक्ति होता है वो कैबिनेट सचिव ही होता है। ठीक है। थर्ड देखते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। बिल्कुल सही। कार्यसूची, भाई क्या क्या कार्य करना है ये तैयार करता है कौन? जो मिनिस्टर का जो काउंसिल होता है, ठीक है, जो उसका सेक्रेटरीट होता है वो। सेकंड, मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना, ये भी सही है आपका। तीसरा, मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। नहीं, अब ये कौन होते हैं कि जो पैसे को आवंटित करेंगे, पैसे का बंटवारा करेंगे। ठीक है। सेक्रेटरीट के पास ये पावर नहीं होती है कि वो पैसे को आवंटित करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 1 और 2 इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री कहना केवल एक राजनीतिक निर्णय है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे संविधान में
उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसी कोई भी पोस्ट मेंशन नहीं है। यह केवल और केवल राजनीतिक तौर पर खुश करने के लिए एक पोस्ट का क्रिएट कर दी गई है, जिसका नाम दे दिया गया है उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री। ठीक है, ऐसी कोई भी पोस्ट संविधान इसको मेंशन नहीं करता। सेकंड, संविधान उप प्रधानमंत्री के अधिकारों का प्रावधान नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, जब संविधान मेंशन ही नहीं करता तो अधिकारों का प्रावधान कहां से करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएंगी, 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए, इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े आसान है, देखने में बड़े आसान है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे ना, तब आप अपना सिर पीट लोगे कि यार ये तो मेरे को आता था और ये इतना आसान क्वेश्चन था, ये कैसे गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो ना, तो ये आपको सिली मिस्टेक में काउंट होंगे और ये आपको 101% फेल करा देंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का कोई भी पद मेंशन नहीं किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट जो है कि संविधान अधिकारों का प्रावधान करता, भाई अगर मेंशन ही नहीं करता है तो अधिकारों का प्रावधान क्या खाक करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। ठीक है, ये तो प्रधानमंत्री के हाथ में है कि उसको क्या क्या पावर दी जाए, अदरवाइज ये कोई पोस्ट नहीं है, कोई स्पेसिफिक संविधान में इसका कोई भी मेंशन नहीं है। तीसरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई मिनिस्टर बना दिए गए हैं तो वो किसी भी कोई भी समिति है तो उसके मेंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सेकंड, भारत का महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, उसको ये मतलब आर्टिकल आपका ये शायद 75 में है, तो उनको ये पावर दी गई है कि वो संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किसी भी कमेटी में वो एज ए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कहीं भी वो बोल सकते हैं, किसी भी कोर्ट की सुनवाई में भाग ले सकते हैं। बट उनके ऊपर एक जो है वो बाध्यता, वो एक सीमा है, वो ये है कि वो क्या नहीं कर सकते, वो वोट नहीं डाल सकते। अगर संसद में किसी विषय पर वोटिंग हो रही है तो अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है उस अधिवेशन में, लेकिन वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। दोनों आपके राइट है। ठीक है, ये देखिए, प्रत्येक मंत्री और भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में बोल सकते हैं, किसी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किंतु मत नहीं दे सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में जो इमरान खान थे उनके विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव इस साल काफी चर्चा में रहा है। यूपीएससी इस तरह के टॉपिक उठाती रहती है। इंटरनेशनल अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर जो लोगों का ध्यान जाता है, एस्पिरेंट का ध्यान जाता है, वो कम जाता है, लेकिन यूपीएससी उसको पिक कर लेती है और आपसे क्वेश्चन पुट कर देगी। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है के बारे में बात करना है। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं है ऐसा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, बिल्कुल सही। भाई जो मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद है, वो किसके प्रति अकाउंटेबल है, किसके प्रति वो जिम्मेदार है? तो सर सीधा आंसर है वो आपकी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है ना। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी लोकसभा के प्रति है। तो अगर लोकसभा के प्रति अकाउंटेबिलिटी है तो अविश्वास प्रस्ताव भी कहां आएगा, लोकसभा में ही आएगा। तीसरा, यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का, देखिए फैक्ट आ गया है, आपके दिमाग में जो डाउट की सुई है वो क्लिक कर देगी। 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 100 का नहीं सर, 50 सदस्यों का ही समर्थन पर्याप्त है। कितना? 50 सदस्यों का। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देगी। बिल्कुल सही है। यदि लोकसभा के सदस्यों में बहुमत से उसको पास कर दिया, मान लो 500 मेंबर है, 500 में से आपका 300 ने ये हाँ भर दिया कि भाई हमें ये जो करंट गवर्नमेंट चल रही है इसके प्रति विश्वास नहीं है, इनके पास पर्याप्त नंबर नहीं है जिससे ये सरकार बना सके, तो इसलिए इनको हटा देना चाहिए। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, त्याग पत्र देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत के संविधान में देखिए अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। ठीक है,
अनुच्छेद 118 उपबंध करता है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा ने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। ठीक है, ये देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो विश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के द्वारा रखा जाता है। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद या उनके किसी सदस्य द्वारा रखा जा सकता है। यहां पर अविश्वास प्रस्ताव की बात नहीं हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? जो विपक्षी पार्टी है। भाई जिनको दिक्कत है, जिनको प्रॉब्लम है, वही तो बोलेंगे ना कि सर हमें लगता नहीं है कि इनके पास पर्याप्त मात्रा में सदस्य है सरकार चलाने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। अब लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाएगा? सरकार लाएगी। सरकार ये कहेगी कि जी हमारे पास पर्याप्त नंबर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और देखिए अगर हमारी दिक्कत की आपको जांच करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव रखा गया सरकार के द्वारा और वो फेल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में यदि मंत्रिपरिषद कोई सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उसको मना कर सकता है। राष्ट्रपति कह सकता है कि भाई जब तुम्हारा ही सब कुछ सही नहीं है, तुम्हारे पास वो वैलिडिटी है ही नहीं, वो अथॉरिटी नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? सिंपल है ना। चलिए ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। चलिए, लोकसभा के प्रति बिल्कुल अभी डिस्कशन किया। सेकंड, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर संविधान में मेंशन है। तीसरा, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, ये हम लोगों ने अभी देखा, ये देखिए 75(3) के अनुसार 75(3) में उपबंध है, और 76(3) के अनुसार नहीं, ये आपका कैग से रिलेटेड हो जाएगा ना, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड हो जाएगा, ये आपका महान्यायवादी से रिलेटेड हो जाएगा। इसका मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से उत्तरदायिता के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 और 2 और 3 का सही है, क्योंकि अनुच्छेद जो 76(3) है, ये भारत में महान्यायवादी के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत, पहला, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उसे बने रहने के लिए कहेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कहेंगे कि जब तक कोई दूसरी सरकार नहीं बन जाती, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री या मिनिस्टर नहीं बन जाते, तब तक करंट की जो सरकार थी उसको आप लोग बनाए रखिए। सेकंड, अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक पदभार का निर्वहन करेगी। यही लाइन है, बस घुमा के कह दी, कान को इस साइड से पकड़ लो या उस साइड से पकड़ लो, दोनों बराबर है। तो जो मंत्रिपरिषद हट चुकी है अपने पद से, वो नई सरकार बनने तक क्या करेगी, अपने पदभार का निर्वहन करेगी। क्यों? क्योंकि देश में सरकार का रहना बहुत जरूरी है ना। देखिए, सत्ता जो होती है ना, सत्ता चलती है विश्वास पे। जब तक लोगों को ये विश्वास है कि जो हमारे ऊपर लोग बैठे हैं वो हमारा भला चाहते हैं और हमारी भलाई के लिए वो कुछ नियम कानून बनाए रखेंगे, तो तब तक सत्ता आपकी वैलिड रहेगी, लोगों का विश्वास रहेगा, तब तक सत्ता चलती रहेगी। ठीक है, जिस दिन लोगों का विश्वास चला जाएगा तो सत्ता की जो पावर होती है वो भी खत्म हो जाती है और सत्ता क्या हो जाती है, बदल जाती है, लोग दूसरी किसी सरकार को बना देते हैं। ठीक है, तो सारा मामला किसका है, बिलीव का, फेथ का, विश्वास का। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपकी राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, अच्छा, कैबिनेट स्तर के मंत्री, बिल्कुल सही, राज्य स्तर के मंत्री, बिल्कुल सही, उप मुख्यमंत्री, तीनों ही शामिल होते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी के आपके 3 टाइप के मंत्री मिलेंगे। एक तो होंगे कैबिनेट के मिनिस्टर, एक होंगे राज्य स्तर के मिनिस्टर, और एक होंगे उप मुख्यमंत्री। ठीक, अब देखिए, ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्री है ये कौन है, जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह हैं, ये क्या कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर है। ये क्या मोदी जी के साथ जो इनकी किचन कैबिनेट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब 8-10 जो स्पेशल आदमी हैं उसको कैबिनेट का दर्जा दिया गया है, आप लोकल लैंग्वेज में समझो। दूसरे है राज्य मंत्री, तो इन कैबिनेट मिनिस्टर के पास बहुत सारा काम रहता है, तो उनकी हेल्प के लिए एक मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है जिसको नाम दे दिया गया राज्य मंत्री। जैसे निर्मला सीतारमण जी की सहायता के लिए क्या है, अनुराग ठाकुर, ये वित्त मंत्रालय में ही पोस्टेड है अनुराग ठाकुर। ठीक है,
अब एक होते हैं उप मुख्यमंत्री, उप मंत्री, जो राज्य मंत्री की हेल्प के लिए एक पद और क्रिएट कर दिया गया, जिसका नाम दे दिया गया उप मंत्री। ठीक है, हालांकि कोई ज्यादा चर्चा में नहीं रहती, इसलिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको मैंने कैटेगरी बता दी है, एक होती है मेन कैटेगरी कैबिनेट की, एक होती है राज्य मंत्री की, एक होती है उप मंत्री की। ठीक, तो तीनों स्टेटमेंट आपकी राइट है। चलिए, डी इज द राइट आंसर। तो कैबिनेट मंत्री, ये मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठकों में भाग लेते हैं। इनके उत्तरदायित्वों की परिधि संपूर्ण केंद्र सरकार पर होती है। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है अथवा कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। ये कैबिनेट के सदस्य वैसे तो नहीं होते, लेकिन मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु ये विशेष आमंत्रण पर भाग ले सकते हैं। जनरली क्या होता है कि ये ना तो कैबिनेट के मेंबर होते हैं और ना ही कैबिनेट की बैठक में ये लोग भाग लेते हैं, लेकिन जब मंत्रालय में किसी काम के लिए इनको स्पेशल बुलाया जाता है तो ये वहां पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा देखिए, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों के प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। ये ना तो कैबिनेट के सदस्य और ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। ये यहां इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, संसदीय सचिव, ये मंत्री परिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं, जिसे मंत्रालय भी कहा जाता है। इनके पास कोई विभाग नहीं होता और ना ही ये कोई पद होता है। ठीक है, ये वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 1967 से राजीव गांधी के प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी व्यक्ति संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया। मतलब ये क्या था, देखो मामला, जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति चुन के आते हैं, उनमें से कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा, 7-8 बंदे बनेंगे आपके कैबिनेट मिनिस्टर, 10 बंदे बन जाएंगे आपके स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, और 10-15 व्यक्ति बन जाएंगे आपके उप मंत्री। लेकिन बाकी के भी तो रह जाते हैं, वो क्या होते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार हमारी तो पूछ हुई नहीं, या हमारी तो वैल्यू कम हो गई है, तो उनके लिए एक पद क्रिएट कर दिया गया जबरदस्ती का। वैसे कोई ज्यादा खास वैल्यू नहीं है, बस उनको मतलब खुश करने के लिए एक संसदीय सचिव का पद दे दिया गया कि भाई आप क्या संसदीय सचिव, ताकि आप भी क्या करो, मिनिस्टर की फीलिंग ले लो, है ना। कुछ ज्यादा होना जाना कुछ नहीं है, बट मिनिस्ट्री की फीलिंग लो, एंजॉय करो, चिल मारो, बस यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मंत्री परिषद शब्द की चर्चा संविधान के मूल स्वरूप में की गई है। मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था, ये बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल जो शब्द था ये आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है ना, कैबिनेट जिसको बोलते हैं, ये कौन किस में की गई थी, ये आपके 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा संविधान में केवल एक बार की गई है। हाँ, ये भी सही है, केवल एक ही बार की गई है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएंगी। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में केवल एक बार, आर्टिकल 352, ये क्या है, ये है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। मतलब इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल और केवल मंत्रिमंडल, बस यहीं पर यह शब्द हुआ है, मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार करेगा, यहीं पर यह वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 में अटॉर्नी जनरल का उपबंध किया गया, नहीं 76 में किया गया है, ये आर्टिकल 76 में किया गया है। 148 में तो आपका कैग है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, कैग के बारे में बताया गया, तो पहली स्टेटमेंट आपकी रोंग है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता रखता हो। अच्छा, थर्ड, अटॉर्नी जनरल की पदावधि 6 वर्ष या आयु 65 वर्ष जो भी पहले हो। संविधान की दूसरे अनुसूची में अटॉर्नी जनरल के लिए प्राश्रमिक का उपबंध किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल के मामले में जो स्टेटमेंट सही है वो आपकी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, बी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर ध्यान से, 76 में किया गया, ये तो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने लायक होगा, उस व्यक्ति को आपको महान्यायवादी बनाया जाएगा। तीसरा, संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है, इसको हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं, अथवा राष्ट्रपति इसको जब चाहे, जब उसका मन करे, किसी भी समय उसको हटा सकता है।
राष्ट्रपति द्वारा तय पारिश्रमिक उसे प्राप्त होगा। संविधान में इसका पारिश्रमिक तय नहीं किया गया। भाई इसको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये संविधान में नहीं बताई गई है। तो इसका फैसला कौन करेगा? तो सर इसका फैसला आपका राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ये भी आपका अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम विधि अधिकारी और सलाहकार होता है। नहीं, राष्ट्रपति को क्या जरूरत है, ये तो सरकार का, प्रधानमंत्री और उसकी सरकार का प्रथम विधि अधिकारी और सलाहकार होता है, राष्ट्रपति का नहीं होता। पहला गलत हो जाएगा। मंत्री परिषद के बदले जाने या त्याग पत्र देने के पश्चात वह पद पर बना रहेगा, ये भी गलत है। जब सरकार चली जाएगी, सरकार उसको अपॉइंट कराती है, तो सरकार के जाने के बाद वो भी अपना त्याग पत्र दे देगा। तीसरा, उसे ऐसी विधि से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको किसके माध्यम से हटाया जाता है? उनके ऊपर महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है। अब यहां पर क्या दिया गया है कि भाई अटॉर्नी जनरल को भी ऐसे ही हटाया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल को तो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक रहेगा। जब राष्ट्रपति को लगेगा कि इन्हें हटा देना चाहिए तो उसको हटाया जा सकता। तो तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपकी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। बिल्कुल सही, हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकंड, भारत का अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने या संयुक्त बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार है। नहीं, मत देने का अधिकार नहीं है। भाग ले सकता है, बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वो उसमें अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो 2 आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर शुड बी ओनली ऑप्शन 1, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में, ठीक है, कौन से कथन सही है? ठीक है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है, नहीं, पूर्णकालिक नहीं होता है ना। पूर्णकालिक उसको कोई किराए, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ने उसको पूरी तरीके से गोद ले लिया है कि भाई जो कुछ करोगे हमारे लिए करोगे, आप कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते या कोई प्राइवेट केस नहीं लड़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, निजी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकता, ये भी गलत है। निजी भी कर सकता है, कोई रोक नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका केवल और केवल 1 हो जाएगा। ठीक है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह जो है सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है। कोई वो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता। भारत का महान्यायवादी किसी भी संसदीय समिति का अध्यक्ष हो सकता है, बोल सकता, कार्यों में भाग ले सकता, किंतु मतदान नहीं कर सकता। वही बात जो अभी तक डिसाइड की थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सोलिसिटर जनरल के बारे में बात करते हैं। एक होता अटॉर्नी जनरल, उससे नीचे होता सोलिसिटर जनरल। जो अटॉर्नी जनरल की हेल्प करने के लिए एक और अधिकारी अपॉइंट किया जाता है, उसको नाम दे दिया गया सोलिसिटर जनरल। ठीक है। सोलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? भारत सरकार का विधिक सलाहकार, राज्य सरकार का विधिक सलाहकार, भारत सरकार का प्रशासनिक अधिकारी, राज्य सरकार नहीं, अधिकारी तो ये लोग हैं नहीं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? भारत सरकार का विधिक सलाहकार। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए एक और पोस्ट को क्रिएट किया गया था, जिसका नाम दिया गया सोलिसिटर जनरल। ठीक है। ये देखिए, अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी सलाहकार सोलिसिटर जनरल और अपर महाधिवक्ता है, किंतु इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 76 में नहीं की गई है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं। ठीक। कौन सा कथन सही है? चलिए सही देखते हैं कौन सा है। एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, बिल्कुल सही। देखिए, जैसे आपका अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया के लेवल पर, भारत सरकार के लेवल पर, ऐसे ही प्रत्येक राज्य सरकार के पास अपने आप को रिप्रेजेंट कराने के लिए कोर्ट में एक एडवोकेट जनरल का पद क्रिएट किया जाता है, जो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही राज्यपाल एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है, ये गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, बस इतनी ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो व्यक्ति इतनी एलिजिबिलिटी रखता हो कि वो हाईकोर्ट का एक न्यायाधीश अपॉइंट हो, उसके मुख्य न्यायाधीश की जरूरत नहीं है। थर्ड,
एडवोकेट जनरल को भारत के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं, उस राज्य में जितने भी न्यायालय हैं, है ना, उस राज्य में जितने भी न्यायालय हैं उनके समक्ष सुनवाई का अधिकार है। फोर्थ देखिए, संविधान की दूसरी अनुसूची में एडवोकेट जनरल के वेतन और भत्तों के उपबंध में संबंध है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो राज्य के महाधिवक्ता के वेतन और भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते, ना कि संविधान की दूसरी अनुसूची में। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल किसी भी समय उसे हटा सकता है। संविधान में इसकी पदावधि का निर्धारण नहीं किया गया है। संविधान में कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया गया है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। वही बात जो अटॉर्नी जनरल में लागू होंगी भारत सरकार के संदर्भ में, वही आपका जो एडवोकेट जनरल है वो आपकी राज्य सरकार के संबंध में वो चीजें लागू होंगी। जैसे राज्य सरकार के बदलने या त्याग पत्र देने पर महाधिवक्ता को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की थी। ठीक है, ये भी विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता, संयुक्त बैठक में भाग ले सकता, परंतु मत देने का अधिकार इसको भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 कैग से रिलेटेड आ गए हैं, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस पद का सृजन संविधान के द्वारा किया गया है और इसकी नियुक्ति का उपबंध आर्टिकल 248 नहीं 248 में नहीं है, 148 में। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा। यह भी गलत हो जाएगा। संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत यह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेगा। यह भी गलत है। चौथा, इस पद से राष्ट्रपति के द्वारा उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यह बिल्कुल सही है। चौथी स्टेटमेंट राइट है। देखिए, आप इसको क्या कह सकते हो कि भारत सरकार जो भी चीज खर्चा करती है, कहीं से पैसा लेती है, कहीं पर पैसा खर्च करती है, तो उस पैसे के आवागमन और उस पैसे के आने और जाने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए एक प्रकार से एक मुंशी अपॉइंट किया गया है। ठीक है, वो क्या करेगा? वो खाते में देखेगा भाई कहां से तो पैसा आया और कितना पैसा खर्च किया सरकार ने। लोकल भाषा में हम उसे मुंशी कह देते हैं, और आप अगर संवैधानिक भाषा में जाएंगे तो उसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये केवल और केवल क्या कर सकता है? ये केवल और केवल पैसे को देख सकता है कि भाई कितना आया है, कितना गया है, सरकार ने कितना कहां पर क्या खर्च किया है। लेकिन ना तो ये सरकार को रोक सकता है कि आप यहां पर खर्च करो, यहां पर मत खर्च करो, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, ना ही किसी प्रकार का ये दंड लगा सकता सरकार के ऊपर कि आपने तो बोला था कि हम लोग इस स्कीम में 12,000 करोड़ लगाएंगे और आपने लगाए केवल 8,000 करोड़ है, 4,000 करोड़ आप लोग खा गए हो। ऐसा कोई भी पावर नहीं है कैग के पास। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? बस उसका ऑडिट कर सकता है, उन चीजों को देख सकता है, वही खाते में चढ़ा सकता है कि भाई कितना आया कितना गया, और इसके पास कोई अधिकार नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चूंकि इसको क्या है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि भाई आप सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपकी पोल पट्टी खोलेगा, कोई भी व्यक्ति आपके कारनामों को जनता के सामने लाएगा, तो अगर वो सरकार के पक्ष में रहेगा तब तो सरकार खुश रहेगी। अगर उसने सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया या बोल दिया तो सरकार तो उसको तुरंत हटा देगी। तो ऐसे व्यक्ति की तो पद की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है या नहीं है? तो इसलिए उसको ये कहा गया कि भाई इसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, इसको केवल और केवल महाभियोग से हटाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित होगा तो ही इनको हटाया जा सकता है। इसको अदरवाइज आप नहीं हटा सकते। ठीक है, हाँ, कैग की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अपने पद पर 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है तब तक बना रह सकता, ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, कैग परीक्षक के वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है मेंशन। कैग के कार्यालय के प्रशासनिक व भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं और इस पर संसद में मतदान होता है। नहीं, जो भी खर्चे आपकी संचित निधि का मतलब क्या होता है कि सरकार का एक ऐसा खजाना है जहां से सरकार अपना कार्यभार चलाती है, सारा खर्च वर्च वहीं से करती है, और इसमें से जो सरकार पैसा निकालती है उसके ऊपर क्या है, मतदान नहीं किया जा सकता।
आप सरकार से ये नहीं पूछ सकते कि आपने कहां पर पैसा लगाया, कहां पर खर्च किया। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका पहला है, पहला आपका सही है। तो इनका जो वेतन और अन्य सेवा शर्तें होती है वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कैग के संदर्भ में है ये भी। पहला, वह केंद्र और राज्यों का लेखा परीक्षण करता है। नहीं, कैग राज्यों का लेखा परीक्षण नहीं करता। राज्यों के लिए वहां पर अलग से उनका पॉइंट होते हैं, वो राज्य का करते हैं ऑडिट, वो केंद्र का नहीं करते ना, वो केंद्र का नहीं करते और ये राज्यों का नहीं करते। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं आपका। नहीं, केंद्र और राज्यों का लेखा परीक्षण करता है, ये आपका राइट है, सॉरी, ये राइट है। वह केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। नहीं, देखिए, केंद्र से संबंधित जो भी रिपोर्ट होगी वो तो राष्ट्रपति को सौंपेगा, लेकिन राज्य सरकारों से संबंधित अगर कोई रिपोर्ट होगी तो किसको भेजेगा? राज्यपाल को। तो वो भेजेगा आपका राज्यपाल को। ठीक है, तो 2 गलत हो जाएगा। तीसरा, वह अपने पद पर नहीं रहने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ये भी आपका सही है। एक बार अगर कोई व्यक्ति कैग बन गया तो वो ना तो फिर भारत सरकार के अंडर में ना ही राज्य सरकार के अंडर में किसी भी पोस्ट पर रह सकता है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के कैग के द्वारा पालन नहीं किया जा सकता? ठीक है, पहला, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति को बिल्कुल सही करेगा। सेकंड, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में रिपोर्ट करना, ये भी करेगा। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि के लेखाओं का लेखा परीक्षण करना। लेखा परीक्षण का मतलब क्या है? यहाँ पर ऑडिट करना, ठीक है ना, और उसके संबंध में रिपोर्ट करेगा, ये भी सही है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन पर नियंत्रण करना। देखिए, मैंने पहले ही बताया, ये नियंत्रण नहीं कर सकते। ये जो हमारे मुंशी जी है, ये नियंत्रण नहीं कर सकते। ये केवल और केवल पैसे को आता हुआ देख सकते हैं, जाता हुआ देख सकते हैं, उसको बुक में अपने जो उनकी बही खाता है उसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन वो सरकार को ये नहीं कह सकते कि आप इतना मत खर्च करो, यहां मत खर्च करो, वहां मत खर्च करो, ये नहीं कर सकते। तो इसका नियंत्रण नहीं आएगा। नाम का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है, लेकिन नियंत्रक की भूमिका से इनको वंचित कर दिया गया है। ये कंट्रोल नहीं कर सकते पैसे के ऊपर। ठीक है, तो डी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए, कैग सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। उसका भारत की संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसकी भूमिका केवल और केवल व्यय होने के पश्चात केवल ऑडिट करने की है। ठीक है, तो बस यही था आपका कैग से रिलेटेड। आज के सेशन में इतना ही है। ये आपके टॉप आपके जो 20 MCQ थे वो संपन्न होते हैं इसी कार्य में। ठीक है, तो आप लोगों से यही है कि आपको अगर अच्छा लगे सेशन तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, जो भी देखते हैं उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। अच्छाई है, बुराई है, वो एक अलग चीज है। अच्छा है तो भी बताइए, अगर गलत है तो भी बताइए, लेकिन कम से कम बताइए। फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।